हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करनी क्लासेस शुरू के अंदर। आज हम बीएसटीसी की जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुके हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि किस्मत का छोड़ो यारो, जब मेहनत का सिक्का उछलेगा ना तो हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। इसका मतलब ये है कि आप किस्मत के भरोसे रहना छोड़ दो। जब आप मेहनत करोगे ना तो आपकी जीत होनी निश्चित है। आपकी जीत होनी निश्चित है। जब आपकी बीएसटीसी क्लियर हो जाएगी और आज से 2 साल बाद आपका रीट का मेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा तो आपके पिताजी सीना ठोक के बोलेंगे कि आज मेरा बेटा मास्टर लग गया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेहनत अपनी जोर से रखना, कुछ 10 दिन ही बाकी हैं आपके, तो अपने पूरा जोर लगा दो, आपको बीएसटीसी जरूर क्लियर करनी है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आर.सी. अग्रवाल, एच.टी. सांकलिया, अमलानंद घोष व वी.एन. मिश्रा। आप इसका आंसर बताएं। तो मैं बताऊं इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी आपको पता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी 1952 के अंदर। कब हुई थी? 1952 के अंदर हुई। तो ये किस जिले में है? ये हनुमानगढ़ जिले में है। और ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन आपको एक लिखा है लेकिन आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। एक तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1952 में। एक किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और ये किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। और ये घग्गर नदी के किनारे हैं। क्वेश्चन एक है लेकिन बताऊंगा आपको, क्वेश्चन आपके लिए थोड़े लेके आया हूँ लेकिन जानकारी उन क्वेश्चन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना पूरी मैं आपको जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। बताओ विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर एक है आपका महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी है आपका महाराणा हमीर, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा प्रताप और ऑप्शन नंबर डी है महाराणा सांगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर एक है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसका निर्माण जो करवाया था वो 1440 से लेकर 1448 के बीच हुआ था। 1440 में स्टार्ट हुआ था और 1448 में ये पूरा हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं ये इसका निर्माण क्यों करवाया गया था। तो मैं बता दूं इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा ने मोहम्मद सुल्तान को हराया था घोर के युद्ध में। कब हराया था? 1437 में हराया था। कब हराया था? 1437 में मोहम्मद सुल्तान को यहाँ पर हराया था घोर के युद्ध में। कब हराया था? घोर के युद्ध में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको याद करने की, एक तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्यों करवाया था? घोर के युद्ध में मोहम्मद सुल्तान को हराया था। 1437 में घोर का युद्ध हुआ था और इसके निर्माण में टोटल 8 वर्ष लगे थे। 1440 से लेकर 1448 के बीच ये रहा था। 1440 से लेकर 1448 के बीच ये बना था। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगला क्वेश्चन बताना, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बताना किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन बताता हूँ, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच, सांगा व बाबर के बीच, सांगा व हुमायूं के बीच, प्रताप व हुमायूं के बीच। आपको इसका आंसर बताना है। तो आप इसका आंसर बताइए। मैं बताऊं इसका आंसर, मैं बताऊं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? इसका युद्ध हुआ था 1527 के अंदर। कब हुआ था? 1527 के अंदर। 16 अगस्त 1527 के अंदर ये युद्ध हुआ था। और इसमें आपको बताना विजय किसकी हुई थी। विजय हुई थी इसमें बाबर की। किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। इसी के बाद बाबर ने हमारे भारत के अंदर जो मजबूत नींव है रख दी थी। क्योंकि राजस्थान का अगर कोई भी शासक को बाहर से आया और हरा देता है तो ऐसा मान लो उसको पूरे भारत पे विजय पाने में बहुत ही आसानी होती है। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर ही सबसे ज्यादा वीर और जाबाज जो शासक हुए हैं। और ये खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था इसको भी याद रखना है, भरतपुर जिले के अंदर हुआ था। फिर से मैं आपको बता दूं, खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था 1527 के अंदर। इसमें बाबर की विजय हुई थी।
भरतपुर जिले के अंदर हुआ था और इसके अंदर बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मैं बता दूं, हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? आपको इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर आपको बताना है 1576, 1580, 1676, 1476। आपको आपका जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है ना। हल्दीघाटी युद्ध 1576 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1576 के अंदर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? वैसे तो अकबर और प्रताप के बीच हुआ था, लेकिन अकबर की तरफ से इसमें लड़े थे मान सिंह आमेर के जो बारमल के बेटे मान सिंह है वो इसमें लड़े थे। और इसमें क्या हुआ था कि जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो उनकी जगह झाला विद्या नामक एक सेनापति ने ले ली थी। तो उसके बाद वो झाला विद्या है वो वीरगति को प्राप्त हो गए और महाराणा प्रताप को जो चेतक उनका घोड़ा है वो लेके चला गया था। जहाँ थोड़ी दूर चलते एक नाले को पार करते समय उसके घोड़े की मृत्यु हो गई थी, जहाँ पर उसकी समाधि भी है। और ये युद्ध वैसे तो अनिर्णायक रहा था, क्योंकि अकबर का जो मेन ये युद्ध कराने का जो कारण था वो ये था कि है ना महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, लेकिन वो महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके थे। तो चलिए अगले। और ये वैसे युद्ध जो प्रॉपर डेट है वो 2 डेट है। एक तो 18 हुआ 18 जून 1576, 21 जून 1576, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 18 जून 1576 है, तो उसको आप जरूर ही याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो तराइन के 2 युद्ध हैं दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आपको याद रखने हैं। तराइन के दोनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने। आपको इसका ऑप्शन का आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1193, 1191, 1192 और 1194। आप इसका आंसर दीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध का करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1191 है इसका करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिखा रखा है, जो 2 नंबर में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 1191 के अंदर किसके मध्य हुआ था उसकी जानकारी मैं अभी आपको दे देता हूँ। ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हरा तो दिया था, लेकिन पृथ्वीराज ने उसको ना छोड़ दिया था ऐसे ही। तो उसके बाद क्या गया, अगले ही साल 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। तो 1192 के अंदर क्या होगा, मोहम्मद गौरी वापस आएगा और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करेगा, तराइन का दूसरा युद्ध। उसमें क्या वो कब होगा, 1192 में होगा। उसमें क्या होगा कि जो मोहम्मद गौरी है ना वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा और इसको बंदी बना के ले जाएगा। कहाँ पर? अपने देश बंदी बना के ले जाएगा। लेकिन आपने आगे ये सुना होगा कि जो शबद वेदी बान है उसके द्वारा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, लेकिन ये गलत है, ये मिथ है। मैं बताता हूँ आपकी सच्ची बात क्या है, सच्चाई मैं बताता हूँ। हुआ ये था कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले गया था ना, तब क्या हुआ था कि वहां पे कुछ नहीं हुआ था जैसे आप को पढ़ाया गया वैसा कुछ नहीं होता। हुआ कुछ ऐसा था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक संधि हो गई थी। यह संधि क्या थी कि पृथ्वीराज चौहान उसमें दिल्ली का भी शासक थे। तो दिल्ली है ना, दिल्ली जो है ना वो मोहम्मद गौरी को दे दी गई और अजमेर का भी आधा शासन मोहम्मद गौरी के हाथ में चला गया। और इस बात का परिमाण ये मिलता है कि उस टाइम के जो सिक्के मिले हैं वहाँ के, जहाँ पर एक तरफ है पृथ्वीराज चौहान की फोटो और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की फोटो है, वहां पर मिलता है। कुछ ऐसा ही हुआ था तराइन के दूसरे युद्ध में। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन से हैं। क्या है आपका, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन से हैं? बताओ राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल वो कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र। वर्तमान राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र। और पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ साथ। तो चले आगे।
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप इसका आंसर बताएं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान है, वसुंधरा इससे पहले वाली थी। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो ऑप्शन नंबर 1 हीरालाल शास्त्री हैं। कौन से हैं? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 1 हीरालाल शास्त्री राजस्थान के वर्तमान हैं वो प्रथम मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान अशोक गहलोत हैं। यह थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? 6, 8, 9, 10। वर्तमान में बताना है अभी कितने संभाग हैं। राजस्थान में अभी 10 संभाग हैं। ऑप्शन नंबर डी, अभी 10 संभाग हो चुके हैं राजस्थान में। पहले 6 थे, पहले 7 थे, अभी 10 हो चुके हैं। अभी 10 हो चुके हैं राजस्थान में संभाग। वर्तमान में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वैसे नहीं आएगा लेकिन आ सकता है। ये वर्तमान समय में 10 संभाग हैं। आपको थोड़ा हार्ड बनाएगा तो ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि आपके राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं। जिले आपके 50 हैं। जिले कितने हैं? 50 हैं। पृथ्वीराज राजस्व किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। कितनी बार? बहुत ही ज्यादा बार। अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन में ये आएगा तो आपको तीसरे चौथे नंबर पर ये जरूर मिल जाएगा। तो पृथ्वीराज राजस्व किसकी रचना है? हमीरदेव की रचना है, कान्या व्यास की रचना, चंद्रवरदाई की रचना है और जैन की रचना है। आपको इनमें से बताना है किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज राजस्व किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। जो अभी हम बात कर रहा था ना, पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज चौहान, ये चंद्रवरदाई है ना, ये उसका जो एक तरह का कवि था जो उसकी बातें सभी लिखता था। इसलिए उस पृथ्वीराज चौहान की पूरी बातें पृथ्वीराज राजस्व के अंदर मिलती हैं। लेकिन ये क्या है? ये काल्पनिक बातें लिखता है, इसलिए इसको पूरी तरह सही नहीं माना गया है। अगली 1857 की क्रांति राजस्थान में कहां से शुरू हुई थी? 10 नंबर क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति राजस्थान में कहां से शुरू हुई थी? बताओ आपका इसका आंसर। नीमच, देवली, नीम का थाना और नसीराबाद। तो मैं आपको इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं बताऊं इसका आंसर। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, नसीराबाद। और कब शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? 28 मई 1857 को। राजस्थान में कब हुई थी? 28 मई 1857। 28 मई 1857 के अंदर शुरू हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। 1197 ऑप्शन नंबर 1 है, 1997 ऑप्शन नंबर बी है, 1497 ऑप्शन नंबर सी है, 1897 ऑप्शन नंबर डी है। ये ऑप्शन मैं थोड़ा हार्ड लेके आया हूँ ताकि आपको जो याद करने की शक्ति है वो थोड़ी तेज हो जाए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 1897 में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। और किसके नेतृत्व में? विजय सिंह पथ के नेतृत्व में। और किस जाति द्वारा हुआ था? ये याद रखना, ये धाकड़ जाति द्वारा हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति द्वारा किया गया था? धाकड़ जाति द्वारा किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद गिरी ने, जहांगीर ने, बाबा रामदेव ने। तो आप इसका आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने नहीं की थी। गुरु गोविंद सिंह ने नहीं की थी, गुरु गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है ना? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता, मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 बलवंत मेहता, तो ऑप्शन नंबर भूरेलाल भैया, ऑप्शन नंबर सी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी हीरालाल शास्त्री। तो इसका आंसर बताएं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, बलवंत मेहता ने की थी। किसने की थी? बलवंत मेहता ने की थी। कब की थी? 24 अप्रैल 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 याद रख लेना, बहुत है। 1938 याद रख लेना, बहुत है बहुत है। 1938 याद
देख लेना, मेहनत करते रहो, बीएसटीसी आपकी जरूर क्लियर होगी। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा आपकी बीएसटीसी है वो जरूर ही क्लियर हो जाए। वीडियो को पूरा देखना, और जो भी समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके लिए उससे रिलेटेड और भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसका है, बताओ। राजस्थान केसरी समाचार पत्र है वो किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर बी है अखिलेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है विजय सिंह पथिर, ऑप्शन नंबर डी है जयनारायण व्यास। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से आप। आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? विजय सिंह पत्थी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का। और कब प्रकाशित हुआ था? 1920 में यह प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था ये अखबार? 1920 में यह प्रकाशित हुआ था। राजस्थान में एकीकरण में तृतीय चरण कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 7 चरण थे आपके, आपको तृतीय चरण बताना है। तृतीय चरण आपको क्या है बताना है, तो आपको बताओ तृतीय चरण था आपका संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान आपका तृतीय चरण था। पहला मत्स्य था। तृतीय राजस्थान कौन सा? संयुक्त राजस्थान आपका तृतीय चरण था। 18 अप्रैल 1948 में ये हुआ था। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताया गया? इसके प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये सिर्फ तीसरा चरण ही आपके लिए लेके आया हूँ। राजस्थान का तीसरा चरण कौन था? संयुक्त राजस्थान था। 18 अप्रैल 1948 में हुआ था। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगली सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी की आपको शैली बतानी है। बनी ठनी जो चित्र था वो किस शैली से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पक्का आने का चांस है। पक्का ऐसे मान लो, स्टार लगा के रट लो इसे, ये आने का बिल्कुल 100% चांस है। जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली और कोटा शैली। आपको इसका आंसर बताना है। मैं बताऊं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ऑप्शन नंबर सी है किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर सी है किशनगढ़ शैली से है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाबूजी के फड़ का वाचन कौन करते हैं? भाट जाति करते हैं, कामड़ जाति करते हैं, गुज्जर जाति करते हैं और भोपे करते हैं। ये क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? बाबूजी के फड़ का वाचन करते हैं आपके भोपे। कौन सा? ऑप्शन में डी है, भोपे बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। और जो बाबूजी के फड़ का वाचन के लिए कौन सा वो यंत्र उपकरण यूज में लिया जाता है? तो रावण हत्ते के द्वारा वाचन करते हैं। ठीक है, रावण हत्ते से वाचन करते हैं। कौन सा? वाद्य यंत्र बताना आपको, रावण हत्ता। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रामदेवरा का मेला कहाँ लगता है? बताओ रामदेवरा का मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा का मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा का मेला लगता है आपको जैसलमेर रूणीचा के अंदर। देशनोक रूणीचा के अंदर आपको रामदेवरा का मेला देशनोक के अंदर करनी आता है। तो वो देशनोक के अंदर करनी माता है, वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। हमारी लोक देवी भी है करनी माता, वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर के अंदर देशनोक है, सबसे ज्यादा चूहे वहीं पाए जाते हैं। और उन चूहों को बोला जाता है काबा। ये भी एक बहुत याद रखने वाला। और वहां पर जो चीलें उड़ती हैं ऊपर, जो चूहों को खाती नहीं है, बस ऊपर उड़ती रहती है, उनको बोला जाता है कावड़ी। ये भी याद रख लेना। उसके बाद बताऊं सालासर चूरू जिले के अंदर स्थित है। मैं चूरू जिले से यूं, हमारे चूरू जिले के अंदर स्थित है। और सालासर के अंदर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर दाढ़ी मूछ वाले बालाजी हैं। ऑप्शन नंबर डी रूणीचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? अभी आपको अगला क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव किस जिले में होता है? ऊंट बताना है आपको, ऊंट महोत्सव किस जिले के अंदर होता है? ऊंट महोत्सव आप बताना है। ऊंट महोत्सव आपको बताना है। ऊंट महोत्सव होता है आपके ऊंट महोत्सव आपको बताना है कहाँ होता है। आपको बताना है ऊंट महोत्सव कहाँ होता है। ऊंट महोत्सव आपको बताना है। ऊंट महोत्सव आपका होता है बीकानेर के अंदर। कहाँ होता है? बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव है वो होता है। कहाँ पर होता है? बीकानेर के अंदर होता है।
और आपका अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव किस जिले के अंदर होता है? और आपका ऊंट महोत्सव कहाँ किस टाइम होता है ये भी बता दूं। ऊंट महोत्सव आपका होता है जनवरी के अंदर। कब होता है? जनवरी के अंदर होता है। मरु महोत्सव किस जिले के अंदर होता है? आपको बताना है मरु महोत्सव किस जिले के अंदर होता है। मरु महोत्सव होता है आपको जैसलमेर के अंदर। ये दोनों महोत्सव आपको याद रखने, एक क्वेश्चन इनमें जरूर आएगा, ठीक है। मरु महोत्सव आपका होता है जैसलमेर के अंदर। मरु महोत्सव कब होता है? आपके जैसलमेर के अंदर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया हूँ। आगे भी अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर लेना और लाइक करके कमेंट में बता देना अच्छी लगी है या नहीं लगी है। अगर और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आप और लेके आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तैयारी पूरी जोर रखना। कम से कम अभी जो अगले 10 दिन है उसके अंदर कम से कम 10 से 11-12 घंटे आराम से आपको स्टडी के ऊपर देने होंगे, तभी आपकी BSTC आराम से क्लियर हो सकती है, ठीक है ना। 10 से 12 घंटे आपको ज़रूर देने होंगे BSTC को। तो तैयार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।